तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है बी वाइज एंड वेल्दी चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और आज आप देखिएगा मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन हमको देखने को मिला है। इंडेक्स में एक ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला है और साथ ही साथ पोर्टफोलियो की हालत तो और भी ज़्यादा यहाँ पर ख़राब है। तो यहाँ पर क्यों हो रही है मार्केट में गिरावट, उसके पीछे क्या वजह है, तो कुछ 4-5 रीजंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि पिछले कुछ वीडियो से मैं लगातार आपको बता ही रहा हूँ कि मार्केट में देखिए वॉलेटिलिटी डेफिनेटली हमको देखने को मिलने वाली है, तो इस फेज़ के लिए हमको रेडी रहना है। वजह हमने पिछले कुछ वीडियो में डिस्कस करी है। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से बात करेंगे, 4-5 रीज़न्स को यहाँ पर देखेंगे, क्या इम्पैक्ट होगा उसका हम समझने की कोशिश करेंगे। और कुछ कंपनीज़ के यहाँ पर रिज़ल्ट आए हैं, बड़ी कंपनीज़ के, उनको भी एनालाइज़ करेंगे, आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए। इंडेक्स मिड कैप, स्मॉल कैप और निफ्टी 50 को टेक्निकल चार्ट पे भी एनालाइज़ करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो आज आप देखिए करीब 350 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी 50 में है। 1.5% से ज़्यादा की गिरावट आज के दिन हमको यहाँ पर देखने को मिली है। और जितने भी मेजर इंडाइसिस हैं, जो ब्रॉडर इंडाइसिस हैं, सभी में अच्छा खासा हमको यहाँ पर पैनिक देखने को मिला है। और पोर्टफोलियो भी यहाँ पर 2, 2.5, 3% तक आज यहाँ पर गिरते हुए नज़र आए हैं, बिकॉज ऑफ दी स्मॉल कैप एंड मिड कैप पोर्शन जो हमारे पोर्टफोलियो में ज़्यादा रहता है, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स ज़्यादा गिरते हुए नज़र आए हैं। तो यहाँ पर वजहों की बात करते हैं, तो क्या वजह है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी वजह है दोस्तों, जिसके बारे में पिछले कुछ वीडियो में हमने डिस्कस भी किया है, वो है लोकसभा इलेक्शंस की जो एक वॉलेटिलिटी है, वो हमको देखने को मिलने वाली है। जो ऑनगोइंग लोकसभा पोल्स हैं वो ऑलरेडी थर्ड फेज़ के कंप्लीट हो चुके हैं, और उसकी वजह से मार्केट्स में सेंटिमेंट काफ़ी वॉलेटाइल हमको देखने को मिल रहे हैं। और एक यहाँ पर एक और कारण है कि अगर हम देखें, तीनों फेज़ की बात करें, तो कहीं न कहीं लो वोटर टर्नआउट हमको देखने को मिला है एज़ कंपैरिज़न टू लास्ट टाइम लोकसभा इलेक्शन। जो टर्नआउट यहाँ पर काफ़ी कम हो रहा है, तो जो एक 400 पार की जो एक यहाँ पर नरेशन चल रहा है, उसको कहीं न कहीं झटका लगता हुआ देखने को मिल सकता है। ऐसे यहाँ पर मार्केट में जो है बातें चल रही हैं। तो अगर यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर मार्केट सेंटिमेंट्स थोड़े वीक हो सकते हैं। नर्वसनेस यहाँ पर डेफ़िनेटली आ सकती है, और कहीं न कहीं यहाँ पर प्रॉफ़िट बुकिंग हमको होती हुई देखने को मिल रही है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो सबसे बड़ा कारण है इस वॉलेटिलिटी का, वो है लोकसभा इलेक्शन। और ये 4 जून तक यहाँ पर वॉलेटिलिटी जारी रह सकती है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सीटें आ गई, तो भैया मार्केट में रैली भी हो सकती है। लेकिन टिल देन यहाँ पर एक सेंटिमेंट में ज़बरदस्त यहाँ पर वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। सेकंड रीज़न है कंटिन्यूस सेलिंग बाय एफआईआईज़। एफआईआईज़ की कंटिन्यूस सेलिंग हमको देखने को मिल रही है। आज के दिन भी देखेंगे तो करीब 7,000 करोड़ के आसपास की एफआईआईज़ और एफपीआईज़ की सेलिंग हमको देखने को मिली है। अब इसके पीछे वजह क्या है, एफआईआईज़ क्यों सेल कर रहे हैं। एक तो वैल्यूएशन डेफिनेटली इंडियन मार्केट के उनको महंगे लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो चाइना और हांगकांग के मार्केट हैं आप देखेंगे तो वो वैल्यूएशन वाइज काफ़ी सस्ते हैं। और पिछले कुछ टाइम से आप देखिए कि जो हैंगसेंग इंडेक्स है वो काफ़ी ज़बरदस्त रैली किया है। जो ताइवान इंडेक्स, जो हांगकांग है, वहाँ पर हमको रैली देखने को मिली है। तो वहाँ पर हो सकता है कहीं ना कहीं पैसा जा रहा हो। आप देखिएगा जो हैंगसेंग इंडेक्स है उसमें काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। आज के दिन भी आई थिंक 1.5% के आसपास अप था, और पिछले काफ़ी दिनों से अप है। तो वैल्यूएशन वहाँ पर सस्ते हैं उस मार्केट के, तो एफआईआईज़ हो सकता है वहाँ पर जा रहे हों। और दूसरा रीज़न ये भी है एफआईआईज़ की सेलिंग का, कि जो ट्रेजरी यील्ड्स हैं वो अभी वापस से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। जो डॉलर है वो वापस से राइज़ करता हुआ देखने को मिल रहा है, और एफआईआईज़ की सेलिंग यहाँ पर लगातार आ रही है। हालांकि आज के दिन 5-5.5 हज़ार करोड़ की एफडीआईज़ की बाइंग भी आई है, लेकिन स्टिल एफआईआईज़ ने इस महीने अभी तक 20,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग कर दी है। तो यह है दूसरा रीज़न। तीसरे रीज़न की बात करें तो अर्निंग सीज़न, यस, तो Q4 अर्निंग सीज़न की ऑलरेडी ऑनगोइंग है, और कहीं न कहीं रिज़ल्ट जो हैं दे आर नॉट सो इम्प्रेसिव। ठीक है, अभी आप देखें तो एल&टी के रिज़ल्ट आए तो एस्टीमेट से काफ़ी नीचे थे। और अभी एशियन पेंट्स के आज के दिन रिज़ल्ट आए हैं। एशियन पेंट के रिज़ल्ट अभी डिस्कस भी करेंगे, तो एशियन पेंट के रिज़ल्ट भी काफ़ी वीक हैं। एसआरएफ के रिज़ल्ट कल आए, वीक नंबर्स, साथ ही साथ वीक गाइडेंस। अब देखिए कि जो आईटी कंपनीज़ हैं, एचसीएल वगैरह, इन्फोसिस, इनके नंबर काफ़ी वीक आ रहे हैं। अभी बड़ी कंपनीज़ जो हैं, एचडीएफसी लाइफ जैसी कंपनीज़ हो गई, रिलैक्सो जैसे बड़ी कंपनीज़, इन सबके नंबर वीक आ रहे हैं। तो जो Q4 है उसकी अर्निंग्स इतनी अच्छी नहीं आ रही, तो कहीं न कहीं वो भी एक इट इज़ काइंड ऑफ ड्रैगिंग डाउन द सेंटिमेंट्स ऑफ द मार्केट। तो ये भी एक रीज़न है। Q4 नंबर्स आर नॉट सो गुड।
एज़ ऑफ नाउ। बाकी हालाँकि एफएमसीजी की बात करें तो एफएमसीजी की जो कमेंट्री है वो काफ़ी अच्छी आई है। हालाँकि रूरल इकोनॉमी अभी भी यहाँ पर रिकवर करना बाकी है, लेकिन स्टिल एफएमसीजी की बात करें, बैंकिंग की बात करें तो इन 2 के अलावा बाकी नंबर्स इतने अच्छे अभी नहीं आ रहे हैं। हालाँकि कुछ स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं जिनके नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं। 4th अगर मैं रीज़न की बात करूँ तो कहीं न कहीं वो एक बड़ा टेंशन जो है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो वॉर को लेकर हैं, वेस्ट एशिया रशिया यूक्रेन वगैरह जो हैं, उसका टेंशन अभी भी बना हुआ है। साथ ही साथ इसी में अगर मैं इंक्लूड करूँ तो फेड रेट कट्स जो अभी डिले है फेड रेट कट्स में, वो भी कहीं न कहीं एक जो है सेंटिमेंट यहाँ पर उसकी वजह से भी ग्लोबल मार्केट्स में थोड़े से अभी भी नेगेटिव हैं। इन्फ्लेशन को लेकर अभी भी यहाँ पर जो है बातें चल रही हैं कि समस्या अभी बन सकती है। तो ये 4 बड़े कारण हैं, 4-5 बड़े कारण जिसकी वजह से थोड़ा यहाँ पर अभी मार्केट्स में हमको इतनी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है, लोकसभा इलेक्शन। अब बात करते हैं करना क्या चाहिए। तो देखिए मेरे हिसाब से मेरा जो ओपिनियन है वो ये है, जो लॉन्ग टर्म है इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मैं यहाँ पर बात करूँगा। ये जो गिरावट है अगर यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पर सीट्स कम भी आती हैं और एक नी जर्क रिएक्शन हमको इंडेक्स लेवल पे देखने को मिलता है, तो मेरे ख्याल से वो एक ज़बरदस्त बाइंग अपॉर्च्युनिटी होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। वहाँ पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को। क्योंकि निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर मेजर इंडेक्स की बात करूँगा निफ्टी की, तो आज के दिन निफ्टी का जो पी रेशो है वो आप देखिए करीब यहाँ पर कितना है, 21 टाइम्स। ठीक है, 21 टाइम्स का है, मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो ये पी रेशो है वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड जोन में नहीं है। हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो ओवर वैल्यूड जोन में निफ्टी का पी 30 तक जाता है, ठीक है, 25, 26, 28, 27, 24 यहाँ तक जाता है। लेकिन अभी 21 है जो कि एक लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास ही है। जो एक मीडियन है, मीडियन एवरेज पी का वो 20 टू 21 है, उसी के आसपास है, तो बहुत महंगा नहीं है। तो यहाँ से जितनी भी गिरावट होगी वो एक ज़बरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको यहाँ पर सिर्फ स्मॉल कैप और मिड कैप ही खरीदने हैं, डेफिनेटली वो भी खरीदने हैं। वहाँ पर अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को आपको बाय करने हैं जो 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 मिड कैप में है, स्मॉल कैप में है। लेकिन लार्ज कैप पे भी ध्यान रखिएगा, जो अच्छे वैल्यूएशंस पे एक अच्छे सेक्टर को कंपनीज बिलोंग करती है, वहाँ पर धीरे धीरे आप बाइंग करते रहिए। क्योंकि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना ज़रूरी है। यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड विद योर इन्वेस्टमेंट। कीप डूइंग एसआईपीज अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो, जो करना भी चाहिए मेरे ख्याल से। और कीप योर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड, ठीक है, लार्ज कैप का पोर्शन भी होना चाहिए, मिड कैप का भी होना चाहिए, स्मॉल कैप का भी होना चाहिए। तो ये सारे आपका ध्यान रखना है। साथ ही साथ एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। ऐसा नहीं कि आपका 100% इक्विटी में ही पड़ा हुआ है पोर्टफोलियो। आपकी एज के अनुसार रिटायरमेंट जो आपके जो गोल्स हैं उसके अनुसार आपको एसेट एलोकेशन करना चाहिए। जैसे कि मैं पहले से भी बोल रहा था आपको, गोल्ड में और सिल्वर में ज़रूर आप निवेश कीजिएगा। एसेट एलोकेशन आपको करना है तो, और आप देखिएगा कि गोल्ड और सिल्वर में काफ़ी अच्छी रैली हमको देखने को मिली है। रियल एस्टेट में करते हैं तो वहाँ पर भी कर सकते हैं, और इक्विटी में तो करना ही करना है। तो आपको 100% जैसे आपका पैसा है तो क्या कीजिए, अगर आपके रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो 70% इक्विटी में डालिए, 20% गोल्ड और इसमें डाल दीजिए, या फिर रियल एस्टेट में डाल दीजिए, बाकी 10% गोल्ड में डाल दीजिए। इन दोनों को आप स्विच कर सकते हैं, रियल एस्टेट, गोल्ड। और या फिर अगर आप कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये काइंड ऑफ एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन होना चाहिए। और ये डिपेंड करता है हर इंडिविजुअल पे। जिसकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है वो 90% भी इक्विटी में रखता है, जिसकी रिस्क एपेटाइट कम है वो 40% रखेगा इक्विटी में, बाकी रख देगा भैया गोल्ड में, रियल एस्टेट में। तो वो अपनी इंडिविजुअल पे डिपेंड, आपको इंडिविजुअल आपका असेसमेंट आपको खुद करना होगा। तो बात हो गई ये कि भैया निफ्टी बहुत महंगा नहीं है। ये जो गिरावट है इसको आप सिर्फ ऐसे मत देखिए कि यार यहाँ पर वैल्यूशन बहुत ज़्यादा है, नहीं। मैं निफ्टी की बात यहाँ पर करूँगा, निफ्टी की वैल्यूशन ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर अगर गिरावट होगी 8, 10, 12% की अगर होगी, जो कि मुश्किल है थोड़ा होना, लेकिन अगर 5% की भी हो गई तो एक यहाँ पर मुझे लगता है वापस से बाइंग होती हुई नज़र आएगी, जो बिग हैंड्स हैं, जो बिग पॉकेट मनी है उनके द्वारा। क्योंकि एक और न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि देखिए एसआईपी इन्वेस्टमेंट 20,000 करोड़ के आसपास यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमको पार करता हुआ देखने को मिला है अप्रैल में, एज पर दी एम्फी डेटा। और ये 20,000 करोड़ का इन्फ्लोज हमको आते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि एफ आई सेलिंग ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक इन्फ्लोज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मुझे लगता है कि इक्विटी कल्चर यहाँ पर डेवलप हो रहा है इंडिया में। और फाइनेंशियलाइजेशन जो एक थीम है वो बहुत लॉन्ग टर्म थीम है, तो इसको आपको ज़रूर प्ले करना है। वेल्थ बनानी है तो इक्विटी में ज़रूर रहना पड़ेगा। और जो ये फेजेस हैं मार्केट के, गिरावट के, बुल रन, बेयर रन, इनको आपको
एम्ब्रेस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप हमेशा पैसा आप बनाएँगे ही, क्योंकि पिछले 4 साल में बहुत पैसा बनाया, तो इसको आप माइंडसेट बना के रखिए कि भैया 30-40% यहाँ से अगर मेरा पोर्टफोलियो गिर भी गया ना, तब भी मैं उसको अब्ज़ॉर्ब करूँगा, क्योंकि 30-40% गिरने के बाद यहाँ से फिर 200, 300, 400% भी लॉन्ग टर्म में हमारे पोर्टफोलियो ऊपर जाते हुए देखने को मिलेंगे। तो उस माइंडसेट के साथ, एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ आपको यहाँ पर ज़रूर रहना है। अब बात करते हैं मिड कैप की, तो मिड कैप में ऊपरी स्तर से गिरावट है, एक अच्छे खासे सपोर्ट लेवल पे मिड कैप का इंडेक्स है। तो हो सकता है यहाँ से और नीचे गिर जाए, कोई यहाँ पर हमको दुविधा में नहीं रहना चाहिए कि भैया यहाँ पर इंडेक्स ऊपर ही जाएंगे। इंडेक्स यहाँ से गिर भी सकता है, तो एक अपने डिलेमा ये माइंड से निकाल दीजिएगा कि यहाँ से हमेशा ऊपर ही जाएगा। मिड कैप इंडेक्स जब गिरते हैं तो 30-40% तक गिर जाते हैं, और पोर्टफोलियो की कंपनीज जो हैं 50-60% तक भी गिरती हैं। तो वो एक फेज़ होता है मार्केट का, लेकिन आपको क्या करना है, क्वालिटी के साथ रहना है। जहाँ पर अर्निंग्स अच्छी आ रही है, अच्छी कंपनीज़ हैं, लॉन्ग टर्म सेक्टर टेलविंड्स नज़र आती है, मैनेजमेंट अच्छा है, उनके साथ बने रहिए। हो सकता है वो गिरेंगे ज़रूर, मार्केट ब्रॉडर मार्केट गिरेगा तो वो भी गिरेंगे, लेकिन उनके साथ बने रहिए। बस थोड़ा-सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कन्विक्शन रखना पड़ेगा अपनी इन्वेस्टमेंट पे, और होल्ड करना पड़ेगा। बाकी आप अगर शॉर्ट टर्म आप चाहते हैं कि यार नहीं मैं तो पैसा सेव कर लूँ, तो भैया अपने प्रॉफ़िट बुक कर लीजिए। चाहे वो अच्छे अर्निंग्स दे रहे हों, चाहे खराब अर्निंग दे रहे हों, आपकी स्टॉप लॉसेस और आपके रिस्क एपेटाइट से ज़्यादा गिर रहे हैं, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। प्रॉफिट बुक करना कोई बुरी बात नहीं है, प्रॉफिट बुक करना भी अच्छी बात है। अपनी अपनी इंडिविजुअल असेसमेंट से आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप ने आज एक मेजर ब्रेकडाउन दिया है 50 डे मूविंग एवरेज का, तो यहाँ से और गिरावट हो सकती है। जैसा मैंने कहा कि अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो स्मॉल कैप में जितनी बड़ी रैली आती है उतना करेक्शन भी आता है। तो एक वॉलेटाइल सेगमेंट है ये, स्मॉल कैप में बात करूँ, स्पेशली स्मॉल कैप में, तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़बरदस्त रहती है। तो अगर 100% गेन बने हैं तो भैया 70% उड़ भी जाएंगे, तो उस चीज़ के लिए भी आप रेडी रहिए। लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि किस कंपनी में निवेश किया है, क्या वो क्वालिटी है या नहीं, क्या उसका मैनेजमेंट अच्छा है या नहीं, और सेक्टर क्या है यहाँ से, सनराइज है या नहीं। बस ये चीज़ें आपके डेटाबेस में सेट हो गई ना, तो फिर भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप होल्ड करेंगे आराम से। बस जब मार्केट का सेंटिमेंट अच्छा होगा, जब रैली आएगी, थोड़ा सेक्टर में वापस से प्रेशर, अभी जैसे मान लीजिए कई सेक्टर प्रेशर में है, तो इसका मतलब ये नहीं कंपनी खराब हो गई। सेक्टर प्रेशर में है तो उनके नंबर्स भी खराब आने, लेकिन जब सेक्टर वापस से रिकवर करेगा तो नंबर्स भी अच्छे होंगे और फिर से स्टॉक्स में रैली होगी। तो ये आपको समझना ज़रूरी है। अब चलिए बात करते हैं सबसे पहले पहले रिजल्ट की, कैम्स की। तो आप देखेंगे तो कैम्स के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी काफ़ी अच्छी नंबर पोस्ट किए हैं, वाई ओ वाई भी नंबर अच्छे काफ़ी पोस्ट किए हैं, और मार्जिन्स भी आप देखेंगे तो मार्जिन्स में भी काफ़ी अच्छा हमको एक तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल कैम्स के काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। म्यूचुअल फंड साइड पे देखें तो भी काफ़ी अच्छे नंबर पेश किए, और नॉन म्यूचुअल फंड साइड पे भी जो इनका ग्रोथ आ रही है वो काफ़ी अच्छी आ रही है। तो ओवरऑल कैम्स के नंबर अच्छे हैं, और जैसे मैं बात कर ही रहा हूँ लगातार कि कैम्स को भैया बेचना नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए कैम्स बने रहिए। कैम्स के फिनटेक जैसी कंपनीज डुओपोली मार्केट में ट्रेड कर रही है और सनराइज सेक्टर में काम कर रही है, और इक्विटी कल्चर, एसआईपी कल्चर मार्केट में, इंडस्ट्री में और कंट्री में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये कंपनीज यहाँ पर बेनिफिट होंगी, तो इनको आप धीरे धीरे गिरावट में थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। वैल्यूशन का ज़रूर ध्यान रखना, नहीं ऐसा नहीं कि 100 के पी के, 50 के पी पे, 60 के पी पे हम भारी मात्रा में बाय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब ये गिरेंगे, अच्छी खासी करेक्शन आएगी, तब यहाँ पर बाय करना है, जैसे कि हमने इन लेवल्स पे भी बार बार बात करी थी। इसके बाद बात करते हैं एशियन पेंट्स की, जो कि सबका चहेता डार्लिंग ऑफ द मार्केट है। एशियन पेंट्स नंबर देखिए कितने वीक नंबर हैं वाई ओ वाई, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो एशियन पेंट्स मुझे लगता है एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में जाता हुआ देखने को मिल रहा है, और मेरे पास तो एशियन पेंट्स नहीं है, हालांकि पहले था, लेकिन मैंने इसको बेच दिया बिकॉज आई वांटेड टू इन्वेस्ट इन सम अदर कंपनी जहां पर मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही थी, तो वहां पर मैंने बेचा था। लेकिन एशियन पेंट्स की बात मैं ज़रूर करूंगा, क्योंकि देखिए एशियन पेंट्स में दिक्कत क्या है कि एक तो लार्ज कैप कंपनी है और ट्रेड करती है भैया, मतलब हाई, वेरी हाई डबल डिजिट्स पी पे। और अब यहाँ पर इंडस्ट्री में भी एक इशू आ रहा है कि यहाँ पर बड़े प्लेयर्स उतर रहे हैं एशियन पेंट्स के अलावा भी, जैसे ग्रासिम आप देखिए, मतलब वो बोल रहे हैं कि भैया 2-3 साल में 10,000 करोड़ का हम यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो कितना बड़ा वो कैपेसिटी आप सोच सकते हैं कि डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जेएसडब्ल्यू हो गया, और भी काफ़ी कंपनीज उतर रही हैं इस पेंट सेक्टर में। तो यहाँ पर सप्लाई काफ़ी बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो इनके मार्जिन्स यहाँ पर इरोड होते हुए देखने को मिलेंगे, आरओसी यहाँ पर हमको गिरते हुए देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मार्जिन्स 19% के रह चुके हैं। हालांकि थोड़ी इंडस्ट्री में भी अभी सेक्टर में परेशानी है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर दूसरी कैपेसिटीज़ आएंगी, सप्लाई बढ़ती जाएगी, मुझे लगता है यहाँ पर ये जो कंपनी है एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, यहाँ पर एक लंबे
कंसोलिडेशन में जा सकती है। तो अगर अगर आप कंसोलिडेशन को अब्जॉर्ब कर सकते हैं, लंबे कंसोलिडेशन को अब्जॉर्ब कर सकते हैं तो बने रहिए, अदरवाइज आप यहाँ पर निकल भी सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप ग्रोथ देखेंगे तो ग्रोथ सिंगल डिजिट है और पी बहुत हाई डबल डिजिट है, तो वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा सही चीज़ नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वो आप ज़रूर देख के अपना डिसीजन ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एसआरएफ की। एसआरएफ के नंबर भी आ चुके हैं। एसआरएफ में काफ़ी गिरावट हुई नंबर आने के बाद, क्योंकि नंबर्स अच्छे नहीं आए। वाई वाई देखेंगे यहाँ पर एबिटा डाउन है 25%, रेवेन्यू डाउन है यहाँ पर 5%, प्रॉफिट यहाँ पर 25% डाउन है। और अगर आप मार्जिन देखेंगे तो मार्जिन भी आप देखिए यहाँ पर 20% रह चुके हैं 26% से। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज़रूर यहाँ पर अच्छे नंबर आए हैं, स्टेबल नंबर आए हैं, इंप्रूवमेंट दिख रही है, लेकिन स्टिल एसआरएफ ने जिस प्रकार पिछले बार में बोला था कि रिकवरी हमको देखने को मिल रही है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी वो मैनेजमेंट कमेंट्री में वो चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है। मैनेजमेंट पिछले 2-3 क्वार्टर से लगातार बोल रहा है कि अच्छी इंप्रूवमेंट आती हुई देखने को मिलेगी, लेकिन वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। और केमिकल बिजनेस के लिए तो अभी भी वो काफ़ी पेसिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं। और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैनेजमेंट गाइडेंस, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पेसिमिज्म, स्टॉक हैज़ गॉन डाउन वेरी शार्पली। आप देखेंगे तो स्टॉक की बात मैं करूंगा तो आप देखिए ऊपर इस तरह से, मतलब 2700 तक स्टॉक चला गया था, लगभग 2700 तक स्टॉक चला गया था, अभी वापस से 2300 पे आ गया है, तो ये गिर गया है। तो यहाँ से अगेन जब तक यहाँ पर रिकवरी नहीं आएगी, एक और क्वार्टर यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए एसआरएफ में। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मेरे ख्याल से एसआरएफ जैसा कंपनी ग्रो कर सकती है, क्योंकि कैपेसिटी इनकी काफ़ी अच्छी है, इनके पास टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ है, साथ ही साथ मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर एक इंडस्ट्री टेलविंड्स भी नज़र आती है। और ये अपने सेगमेंट्स में, मैं बात करूँ चाहे रेफ्रिजरेशन गैसेस में हो गया या फिर केमिकल की बात करें, तो वहाँ पर एक बड़ा केपेक्स हो रहा है, वहाँ पर ये मार्केट लीडर हैं। तो एक ज़रूर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी हो सकती है यहाँ पर गिरावट में एसआरएफ में, तो एसआरएफ को ज़रूर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि एक लॉन्ग कंसोलिडेशन में जाए, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो बस पेशेंस, कन्विक्शन और होल्ड, ये तीनों चीज़ें एक कॉम्बिनेशन है जो आपको ज़बरदस्त यहाँ पर काम करती हुई नज़र आएगी आपके फेवर में। तो बस आपको ये ध्यान रखना है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आया वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका ओपिनियन क्या है मार्केट को लेकर, Q4 के रिजल्ट्स को लेकर, लोकसभा इलेक्शन पोलिंग को लेकर, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आई होप वीडियो पसंद है तो लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।